क्रिमिनल लॉ क्यों ज़रूरी है, क्रिमिनल लॉ क्यों होना चाहिए। एक बंदा जो कि बाहर फिरना चाह रहा है, ओपनली फिर सकता है, उसको पता है कि यार मेरे लिए ज़रूरी है मेरी हिफाजत, मेरे राइट्स की हिफाजत। आप ये देखें कि एक औरत है, वो सड़क पे जा रही है, उसको पता है कि मेरा जो है वो मैं अगर मैं हिफाजत से जा रही हूँ, मेरे राइट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्रिमिनल लिटिगेशन जो आपको ये बताती है कि इसके अंदर ना 2 सेक्शंस जो हैं वो मेन देखे जाते हैं। एक सीआरपीसी और एक पीपीसी, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन। जो सीआरपीसी है वो बेसिकली अगर आप देखें तो 1898 में बनी थी, और पीपीसी जो है ये बेसिकली 1860 में यह कोड जो है ये बनाया गया था, एस्टैब्लिश हुई। एस्टेब्लिश हुआ था। बिल्कुल। ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी के हैं। ये राइट। बेसिकली एक अगर आप देखें तो ये बॉडी ऑफ लॉ है जो क्राइम और पनिशमेंट को डिफाइन करती है, पीपीसी। और सीआरपीसी जो है वो आपको प्रोसीजर बताती है कि आपने इसको अडॉप्ट किस तरह और करना है। एग्जीक्यूशन की तरफ किस तरह एग्जीक्यूशन जाना कैसे है, करना जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं। है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर जानदार जिसमें इंसानों की बात करते हैं ऑन टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, उनके लिए राइट्स होने चाहिए, क़वानीन होने चाहिए और उनको अपने मुल्क में घूमने का, आज़ादी से ज़िंदगी गुज़ारने का पूरा हक होना चाहिए, जिस पर ये लॉज़ और क़वानीन जो है लागू होते हैं। ये सज़ाओं की बात कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट आना चाहूँगी कि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल सज़ाएँ जो हैं, वो किस तरह से तजवीज़ होती है। हम किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं कि फ़लाँ ने अगर फ्रॉड किया है, फ़लाँ अगर डिफ़ॉल्टर है, या अगर किसी शख़्स ने किसी के साथ धोखाधड़ी की है या पैसे खा लिए हैं या कोई मर्डर का केस है, किस तरह मालूम होता है कि उसके ऊपर फ़लाँ सेक्शन लगना है? ज़रा ये बताइए। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया पीपीसी और सीआरपीसी, जी, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ये 2 जो है वो हेड्स आ जाते हैं। हेड्स, 2 चीज़ें इसमें आप देख लेते हैं। इसके अंदर डिफाइंड है, लॉ डिफाइंड है। आप ये देखें कि अगर आपने कहा है फ्रॉड कर दिया, या फॉर किसी एग्ज़ाम्पल चेक बाउंस हो गया मैं किसी एग्ज़ाम्पल का। देता हूँ, चेक बाउंस है, तो वो जी, 489 एफ का केस है, ठीक 489 है? एफ का यस, केस है, अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है। यस। अब उसमें बताया कैसे गया है? उसमें ऐसे बताया गया है कि लेट्स सपोज़ आपका एक चेक है, एक बंदे के साथ आपका लेन-देन का मामला है, वो आपको कहता है जी आप मुझे कुछ रकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है, आई विल जस्ट टेक अ नंबर, अगर 10 लाख की रकम है और आपको कोई बंदा आपसे 10 लाख दे के और आपको चेक दे देता है उसकी मद में कि यार ये 2 महीने या 3 महीने का टाइम है, ये मैं आपको चेक दे रहा हूँ, आप ये 2 या 3 महीने बाद आप इसको विथड्रॉ कर लें। जी, अब 2 से 3 महीने बाद जब आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक में जाके चेक जब देते हैं, तो बैंक में आपको पता लगता है कि जी ये तो बाउंस है। इसमें तो पैसे ही नहीं है, और वो बाउंस हो जाता है आपके पास, वो चेक राइट। आपको वापस आ जाता है। अब आप क्या करेंगे? अब उसके अंदर सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि यार इसका अब मेरा सेक्शन क्या लगता है कानूनन। और ये एक इंसान को जिसके साथ हो जाए, वो कैसे जान सकते हैं? ये हमें बताना है। उसके बाद देखें अब आप ऑब्वियसली अब आम शहरी को तो ये नहीं पता कि क्या है, तो बिल्कुल, ऑब्वियसली वो बिल्कुल। किसी लीगल कंसल्टेंट से ही राब्ता मशवरा करेगा, करेगा। बिल्कुल। तो वो उसे बताएगा कि आपका 489 एफ का केस है। राइट। 489 एफ का केस ये है कि फिर आप इसका मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर अगर बताता चलूँ। 489 एफ बेसिकली ये है कि आपका चेक बाउंस हो गया, उसके बाद आप जाएँगे, आप जाके थाने में जो आपका मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है, आप रिपोर्ट देते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, 489 यहाँ एफ पर की। अब मैं आपसे आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अब आपने कहा कि थाने में चले गए। यानी कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या किसी के साथ कोई ज़ुल्म हो गया है, जो कि क्रिमिनल अम्ब्रेला के अंदर आता है, तो अब उससे सबसे पहले डायरेक्ट कोर्ट जाना है या पुलिस स्टेशन? पुलिस ये स्टेशन बताइए। जाएगा पहले वो। सबसे पहले जी। पुलिस स्टेशन ही जाएगा वो हर हाल में? ठीक, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐसा होता है चालान कोर्ट में बाद में आएगा। ठीक, ठीक है? ठीक। थाने से पहले ये होता है पुलिस स्टेशन में वो जाएगा, वो एक एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे साथ ये मामला है सारा, तो पर्चा काटा जाए। तो उसके ऊपर ये है कि या तो पर्चा कटेगा, पर्चा नहीं कटेगा तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि उसके अंदर एक हमारे देखा एक चीज़ है 22A और 22B। 22 और 22 बी के ये तहत। सेक्शन है जो सेशंस कोर्ट के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनता है। ठीक हो गया। उसके पास आप ये एक फाइल करेंगे, उसके साथ आप अपना जो प्लेंट है वो एप्लीकेशन। लिखेंगे। हाँ जी। प्लेंट के साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चेक लगाएँगे, बाउंस स्लिप लगाएँगे, प्लस आप साथ में उसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो आपने थाने में दी है, कि मेरे साथ ये हुआ और और फलाँ और उस पे टैग नंबर लगा होगा। और उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे कि पर्चा नहीं कटा, एफआईआर नहीं की हो रही इस पे, राइट? एफआईआर हुई होती तो फिर तो कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं थी ना। हाँ जी, एफआईआर ऑब्वियसली कटी नहीं है तो हम कोर्ट में गए। उनका भी हमने मुद्दा बीच में डाल दिया। डाल दिया कि ठीक, पुलिस की, फिर क्या होगा 22 से 22 भी फाइल करेंगे, फिर जज साहब जो हैं वो पहले पुलिस का ऑब्वियसली कमेंट्स मंगवाएंगे, कमेंट्स आने के बाद फिर वो नोटिस होंगे दूसरी पार्टी को, फिर वो कोर्ट में दूसरी पार्टी आएगी, आके वो फिर कोर्ट की डिस्कशन है, कोर्ट चाहे
तो वो 22 से 22B में जो है डायरेक्शन टू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस FIR कर सकती है, राइट, या वो भी खारिज कर सकती जबरदस्त। है। तो ये है। अब तो वही क्वेश्चन कि अब 489F का क्या प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर तो है अगर आप 22 से 22B कर रहे हैं। बट अगर मैं वापस जाऊं थोड़ा, तो आप कह रही हैं कि कोर्ट में जाके कोर्ट वाला तो मामला हो गया, थाने में जाना है, तो थाने में होगा कि आप एप्लीकेशन देंगे थाने में, जी, उसके बाद वो एक ऑब्वियसली IO मुकर्रर होगा जो आपको इन्वेस्टिगेशन करेगा सारा, वो दोनों बिल्कुल, पार्टियों को बिल्कुल। बुलाएगा, सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा, तो साफ देखेगा। तो ये हमारे एक कुछ ना जो हर जो फ्रॉड हो रहा है, कोई मसला रोज़मर्रा का हमें फेस करने को मिल रहा है, सीधा हमारे पास उसका हल है। और ऑब्वियसली हमारे पास मतलब लॉ के बुक्स हैं, उसके अंदर हमारे पास हर हल बिल्कुल, है हर और चीज़। इसमें तो कोई छुपी-छुपाई बात ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसका, और जो लिटिगेशंस के हवाले से जो कंसल्टेंट्स हैं, आप उनको भी राब्ता कर सकते हैं, बल्कि मशावरत भी कर सकते हैं। और हर आम इंसान को ये हक है कि अगर उसको लगे कि इसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो क्रिमिनल एक्ट के मद में आती है, आप डायरेक्ट अपने अपने जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप रिहाइशगाह हैं, अगर आप वहाँ पर एज़ अ रेंट पेड पर्सन भी हैं, अपने नियर बाय स्टेशन जाकर जो आपका केस है, आप उसको दर्ज करवा सकते हैं, FIR होगी, एप्लीकेशन होगी, फिर वो मामला आपका कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल। आपने कहा पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। ये बताइए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है, वो किस बिना पर होती है, और क्या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसके भी कोई कवानीन है, पैरामीटर्स? देखिए पुलिस जो है ना, वो बिल्कुल चीज़ें देखती है, काफ़ी मद्देनज़र रखती है चीज़ों को। इसके अंदर देखें, सबसे पहले क्या होगा कि जब थाने के अंदर एक एप्लीकेशन आ गई है, फर्दर अब पुलिस का क्या रोल होगा? पुलिस का ये रोल होगा कि जब थाने में एप्लीकेशन आ गई है, तो उसको इंट्रस्ट होगी थाने की तरफ से। मतलब उसको ज़िम्मेदार बना दिया जाएगा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO, आप इसके IO डिक्लेयर्ड हैं। वो क्या करेगा? वो मौके से जाएगा जहाँ पर कोई वक़ूआ पेश है। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर का कोई केस है, इंसिडेंट है, राइट। नारकोटिक्स का है। तो चलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का हम कर लेते हैं। नहीं, हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, तो उसमें मर्डर का हम कर लेते हैं ना, कि मर्डर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? बल्कि मैं यहाँ पे एक केस डिस्कस कर लेती हूँ इब्राहिम। जैसे कि मूसा मानिका का जो केस है, जिसमें मूसा मानिका पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मुलाज़िम के ऊपर गोली चलाई, जिसकी वज़ह से वो ज़ख्मी हो गया, और इट्स अ लक कि वो बच गया। तो वो केस आ रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर की मद में। अब हम उसी केस को डील कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग कोर्ट में गए और इस तरह से आगे लेके चले इसको। अब मैं आपको पहले इसमें पुलिस का रोल बता देता हूँ। पुलिस का रोल ये होगा कि पुलिस जब जाएगी, जाए वक़ूआ पे, जी, ठीक है? जहाँ पर ये सारा मैटर हुआ है। वाक़या हुआ। ओके, पुलिस जाएगी सबसे पहले। अब पुलिस जाएगी वहाँ, जाके फ़र्द मकबूज़गी, जिसको कहते हैं रिकवरी रिकवरी मेमो, वो आर्टिकल्स लेगी सारे, उसको पैक करेगी और भिजवा देगी सैंपल्स को। उसके बाद वहाँ पर वो एक जो बेसिक चीज़ है, आपने सुना होगा 161 के स्टेटमेंट, राइट, 161 के बयान जिसको राइट, कहते हैं। 161 के स्टेटमेंट्स लेगी, ठीक है? इंटेरोगेशन करेगी वहाँ पर जो लोग होंगे, बिल्कुल। उनसे पूछेगी कि यार क्या हुआ था यहाँ पे, हमें ज़रा बताएँ। वहाँ पर इंटेरोगेशन चलेगी, इंटेरोगेशन करने के बाद अगर मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेंगे, नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर सारा जो है वहाँ पर अपना दर्ज करके, और सारा कुछ फ़र्द मकबूज़गी और हर चीज़ लेके, जो मौके की चीज़ें होंगी उनको सारा लेबॉरेटरी में भेज देगी। और वहाँ पर जो लोग होंगे, उसके अंदर फिर कुछ आई विटनेस होते हैं, जिसको कहते हैं चश्मदीद गवाह। फिर होते हैं जो सेकेंडरी जो विटनेस, ऑनलुकर्स हो गए, या थोड़े से सेकंड एंड जिनको थर्ड जिनको आप प्रायोरिटी पे आते जिनको हैं। जिनको मतलब आप प्राइमरी विटनेस नहीं होते, लेकिन सेकेंडरी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट जी आप ही कह, तो वो विटनेसेस हैं, उनको फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे इसके अंदर प्रोसीजर जो है पुलिस अडॉप्ट करती है, ठीक। और उसका पुलिस से प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद फिर वो वापस आती है, फिर वो आके इसकी जो है इंटेरोगेशन, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट करती है।